रुखसार जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में टहल रही थी। इसे फरजाना पप्पू ने सख्ती से शरियार और सवेरा से दूर रहने का हुक्म दे दिया था। अकरम भी अस्पताल में थे, वरना वो इनसे मदद तलब करती, लेकिन इस वक्त वो अपने बीमार शौहर को मजीद परेशान नहीं करना चाह रही थी। तभी इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़ाहिदा बेगम अंदर दाखिल हुई। रुखसार बेटी, क्या बात है, आज तुम नाश्ते पर नहीं आई? फरजाना खुद खबर खाने को देख रही है। अम्मा, मुझे पप्पू ने सख्ती से कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया। वो कहते हैं अगर मेरी झलक भी शाहू ने देखी तो वो अकरम की दूसरी शादी करवा देंगी। फरजाना, आप अभी बस, खैर तुम फिक्र मत करो। शेरिया कल शाम लंदन जा रहा है, सवेरा भी साथ जा रही है। अम्मा, क्या मैं वाकई शेरू और सवेरा से नहीं मिलूं? फिर पता नहीं इनका कब आना हुआ। प्लीज़ पप्पो को समझाएं। रुखसार बेटी, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो। खैर छोड़ो ये सब। बेटी पे कुछ बेटी, ये कुछ रकम रखो। वो लिफाफे में रखी एक ऐसी रकम इसके हाथ में रखती हुई बोली, आज बाजार जाके सवेरा के लिए विलायत के लिहाज से चंद जोड़े ले आओ और करेंसी तब्दील कर लाओ। मगर अम्मा, अगर पप्पो को पता चल गया तो वो खफा होंगी। रुखसार परेशान हुई। ये भला क्या बात हुई? तुम अपने बाप के साथ जाओगे, इसमें खफा होने वाली कौन सी बात है? अम्मा, आप अच्छी तरह से जानती हैं पप्पो सवेरे से कितनी नफ़रत करती हैं। वो हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि बहू इसकी शॉपिंग करे। आपने कल पप्पो की बातें नहीं सुनी। वो मुझे साफ कह गई हैं कि अगर शाहू से मिली तो वो अकरम की दूसरी शादी करवा देंगी। ये सोच-सोच के मेरा दिमाग फट रहा है। उन्होंने मुझे बेऔलादी का ताना भी दिया है। बेटी, तुम फ़िक्र मत करो। अभी जैसा तुम्हारी पप्पो कह रही है वैसा ही करो। तो क्या अपने इकलौते भाई भावज को छोड़ दूँ? ये मुझसे नहीं होगा। इतना परेशान मत हो। अभी मुश्किल वक़्त है, गुज़ार लो। देखना अल्लाह पाक कोई बेहतर सबब बना देगा। ठीक है अम्मा, मैं सब्र करती हूँ, लेकिन अकरम ठीक हो जाए तो इनसे बात ज़रूर करूँगी। अच्छा ज़रूर करना। देखो भला मैं किस काम से आई थी, तुमने मुझे किन बातों में लगा दिया। तुम्हारी पप्पो तो सदा से ऐसी हैं, इनकी बात को टेंशन मत लिया करो। अब फ़िक्र मत करें, मैं अभी वो अस्पताल के लिए निकलूँगी तो अकरम से इजाज़त लेकर वहीं से मार्केट चली जाऊँगी। रुखसार भारी रकम का बंडल उठाकर पर्स में रखती हुई बोली। सुबह फजर के वक़्त मामूल के मुताबिक सवेरा की आँख खुली। वो कुछ देर चुपचाप सोफ़े पे लेटी रही, फिर नमाज़ का इरादा करके उठी। सामने बेड पर वो सितमगर सो रहा था और बिना आवाज़ किए वज़ू करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। नमाज़ पढ़कर वो एसी की कूलिंग कम करती हुई कमरे से बाहर निकल आई और अपने मामूल के मुताबिक शाह बीबी को वज़ू करवाने इनके कमरे की जानिब बढ़ गई। शाह बीबी नमाज़ के लिए उठी थी कि सवेरा इनके कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम शाह बीबी, सलाम करके इसने हमेशा की तरह अपना सर इनके आगे झुकाया। वालेकुम सलाम। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरकर दुआ दी। तुम इतनी सवेरे? वो हैरान थी। शाह बीबी, मैं तो रोज़ ही सवेरे उठती हूँ। मेरा मतलब है आज तो तुम्हारी शादी का तीसरा दिन और बैठ नई नवेली दुल्हन कमरे से बाहर अकेली नहीं जाती, अपने सर के साए साथ ही निकलती है। शाह बीबी, मैं कहाँ से दुल्हन हो गई, आप सब जानती तो हैं। अच्छा सब छोड़ो, मैं जब तक नमाज़ पढ़ रही हूँ तुम ज़रा माई से कह चाय बनवा लो, और हाँ खबरदार जो किसी काम में हाथ ना लगाना। पर शाह बीबी, आपने तो मेरे हाथ का नाश्ता पसंद करती हैं, फिर रोक क्यों रही हैं? बच्ची, हमारे यहाँ नई दुल्हन से मेहंदी उतरने तक का काम नहीं करवाते। अब तुम जाओ और माई को चाय का बोल दो। वो दो टोक लहजे में बोलते नमाज के लिए खड़ी हो गई। सवेरा नवे धीरे से चलती हुई बुर्ज खाने में दाखिल हुई तो इधर माई और उनकी बेटी पहले से ही मौजूद थी। माई फारिग होकर शाह बीबी की अदरक वाली चाय बना दे। इसने पराठों का आटा गूंथती हुई माई से कहा, वाह बन्नो वाह, तुम तो 2 रातों में अपनी औकात भूल गई हो। सवेरा चौंका मुड़ी तो सामने नमाज के अंदाज से दुपट्टा ओढ़े फरजाना पप्पो खड़ी हुई थी। अब खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही हो? चल चाय बना, सबका नाश्ता आज तेरी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने उसे झिड़क कर काम से लगाया। बीबी जी नाश्ता मैं बना लूँगी। माई ने डरते-डरते कहा। माई, तुमसे जितना कहा बस इतना ही करो। फरजाना हुक्म देती हुई कुर्सी घसीट कर बैठ गई। चाय बन चुकी थी। सवेरा ने शाह बीबी की चाय माई के हाथ भिजवाई और खुद आस्तीन चढ़ाकर आमलेट पराठे की तैयारियों में लग गई। शाह बीबी नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुई थी कि माई इजाज़त लेकर चाय की ट्रे हाथों में थामे अंदर दाखिल हुई। माई, तुम सवेरा बेटी किधर है? शाह बीबी जी वो इधर किचन में नाश्ता बना रही हैं। माई, तुम्हें तो सारे रस्म व रिवाज पता है, वो तो बच्ची है, पर तुम तो समझदार हो, उसे रोका क्यों नहीं? जी मैंने रोका था। हर इधर फरजाना बीबी ने इन्हें काम पर लगा दिया, माई ने डरते हुए कहा। शाह बीबी का गुस्से से बुरा हाल था। वो चाय तपाए पे रखकर खड़ी हुई और सीधे बोरचा खाने की तरफ बढ़ी। अंदर फरजाना बड़े कुरफर से बैठी हुई थी और सवेरा चूल्हे पर लगी हुई थी। उन्होंने तासुब से मंजर देखा और अंदर दाखिल हुए। ये क्या हो रहा है? इनकी दबंग आवाज़ पर सवेरा और फरजाना दोनों चौंक उठे। शाह बीबी, सबका नाश्ता तैयार करवाया जा रहा है, आखिर सुबह का वक्त है। फरजाना ने खड़े होते हुए कहा। रुखसार किधर है? उन्होंने सवाल किया। मेरी बहू इस वक्त तक अपने कमरे से नहीं निकलेगी जब तक इस सवेरा का वजूद इस घर से दफान नहीं हो जाता। सवेरा बेटी, तुम अपना और शहरिया का नाश्ता लेकर अपने कमरे में चलो, और माई तुम नाश्ता बना के सबके कमरे में पहुंचा दो। वो हुक्म देती हुई फरजाना को तंबिया करती नजर से घूरती हुई बाहर निकल गई।
सवेरा खामोशी से ट्रे में नाश्ते की लवाज़मात रखने लगी। फिर फ्रेश ऑरेंज जूस निकाल कर ट्रे में उठाती हुई बाहर निकल गई। शेरिया सवेरा के कमरे से निकलते ही उठ गया था और अभी बाहर से जॉगिंग करके आने के बाद नहाकर बाहर ही निकला था कि सवेरा हाथों में भारी ट्रे हाथ उठाए अंदर दाखिल हो, उसे बिना शर्ट के देखकर सब टकरा गए और रुख मोड़कर खड़ी हो गई। क्या बदतमीज़ है तुम्हें, इतनी भी तमीज़ नहीं, किसी कमरे में इजाज़त लेकर आते हैं। वो इसे देखकर तब क्या वो सवेरा ठीक-ठाक घबरा गई थी। वो क्या, वो उसके करीब आए और ट्रे से जूस का गिलास उठाते हुए इसके घबराए वजूद को बखौर देखा। वो नज़र झुकाए खड़ी थी, माथे पर पसीना चमक रहा था, वो उससे घबरा रही थी। शाह बीबी ने नाश्ता भेजा है, वो बामुश्किल बोली। ठीक है तो अब क्या मैं खड़े-खड़े नाश्ता करूँगा? वो भौंकलाकर नफ़ी में सर हिलाती हुई मेज़ की तरफ बढ़ी। नाश्ते की ट्रे कमरे के वसत में बिछी शीशे की मेज़ पर रखकर बर्तन सेट करने लगी। मजाल है जैसे नज़र उठाई हो दब्बू पर टिपिकल एतमाद से आरी वो बड़बड़ाया, आपका नाश्ता, ऐसे नज़रें झुका कर कहा। वो आराम से टी-शर्ट पहनता हुआ आगे सोफ़े पर बैठा और प्लेट उठाई। सुनो लड़की, कल शाम रवानगी है, पैकिंग कर लेना, अब तुम जा सकती हो। सवेरा नासमझी से देखती हुई बाहर निकल गई। इसको समझ नहीं आई वो किसकी पैकिंग की बात कर रहा है। शेरिया नाश्ते से फारिग होने के बाद तैयार होकर बाहर निकला। इसका इरादा अस्पताल में अकरम भाई की इयादत के बाद शॉपिंग का था। वो उर्वा के लिए कुछ शॉपिंग करना चाह रहा था। अभी वो कमरे से बाहर ही निकला था कि माई इसके पास आई। सरकार आपको शाह बीबी याद कर रही हैं। वो सर हिलाते हुए शाह बीबी के कमरे में आया जहाँ इस वक्त बाबा साईं, अम्मा और सवेरा सब मौजूद थे। चाय का दौर चल रहा था। वो सलाम करते हुए शाह बीबी के पास आकर बैठ गया। अम्मा रुखसार आपी के दर आज सुबह से नज़र नहीं आई। इसने कमरे में नज़र दौड़ाई। शेरू, वो रुखसार अस्पताल गई हैं अकरम के पास। यादव ने बात संभालते हुए कहा, शेरियार बेटा। शाह बीबी ने संजीदगी से इसे मुखातिब किया। जी शाह बेबी, हुक्म। वो सीने पे हाथ रखते हुए शरारत से इनकी तरफ झुका। बेटा तुमने अपनी दुल्हन को रोनाई में क्या दिया? उन्होंने सवाल किया। शेरियार चुप सा हो गया। इसके जबड़े भीजे हुए थे जैसे गुस्सा बर्दाश्त कर रहा हो। खैर तुम्हें रस्मों और रवाजों का क्या पता? जायदा, मेरी अलमारी से कंगन निकालो। और सवेरा बेटी इधर आ। उन्होंने सवेरा को बुलाकर शेरियार के पास बिठाया। साहिदा ने इनकी अलमारी से पेश कीमत जड़ाओ कंगन निकालकर शाह बीबी के हाथ में दिए। ये लो अपनी दुल्हन को गिफ्ट करो। शाह बीबी ने कंगन इसकी तरफ बढ़ाए। शेरियार ने खामोशी से कंगन थामे और सवेरा की जानिब बढ़ाए थे कि शाह बीबी ने इसे टोका। शेरू, दुल्हन को ऐसे तोहफे नहीं दिया जाते। तुम ये कंगन अपनी दुल्हन को अपने हाथों से पहनाओ, इससे मोहब्बत बढ़ती है। इसने गहरा सांस लेकर बड़ी कोफ से अपने हाथों में मौजूद कंगन देखा, फिर तेजी से सवेरा की गोद में रखा हुआ इसका दूधिया हिनाया हाथ थाम कर कंगन पहना दिए। जरा देखो तो तुम्हारी दुल्हन का हाथ तो माशाल्लाह से सज गया है, जायदा ने प्यार से कहा। शेरिया ने चपटी सी नज़र के हाथ पर डाली। मेहंदी के गुल बोटों से सजा नाजुक सा हाथ जिसमें इसके पहने का कंगन आबोताब से जगमगा रहे थे। सवेरा बेटी, ये कंगन तुम्हारे सर के साईं ने पहनाए, अब मरते दम तक इनको मत उतारना, ये तुम्हारे सुहाग की निशानी है। शाह बीबी ने इसे हुक्म दिया। शाह बीबी, अब मैं चलूँ? अकरम भाई से मिलने का कुछ काम निपटाने, फिर कल की फ़्लाइट है। वो खड़ा हुआ। चलो ठीक है, तुम आराम से बेफ़िक्र होकर अपने काम करो, रात के खाने तक ज़रूर आ जाना। शाह बीबी ने इसे प्यार से कहा। आज का पूरा दिन बहुत मसरूफ़ गुज़रा था। ज़ायदा ताई ने फरज़ाना फूफो को अस्पताल भेज दिया था। अब रुखसार सवेरा की सारी पैकिंग करवा रही थी। चंद घंटों में इन्हें एयरपोर्ट के लिए निकलना था। अभी वो सवेरा को शौहर के दिल में उतरने के तरीके बताती थी जब थका-थका सा शहरयार कमरे में दाखिल हुआ। शेरू, देखो मैंने तुम्हारी दुल्हन की सारी पैकिंग कर दी है। उसके पास आकर बोली। आप ही फॉर गॉड सेक इसे मेरी दुल्हन कहना बंद करे। वो तब कर बोला। सवेरा का चेहरा फीका पड़ गया था। लो भला, हमारे यहाँ तो नई नवेली दुल्हन को दुल्हन ही कहते हैं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? वो खफीस से हो गई जबकि सवेरा खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। अच्छा जाओ, सुनो सवेरा, ख्याल रखना, वो इधर अकेली होगी इस परदेस में, तुम ही इसका सब कुछ होगे। अभी वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं कि मुझे इसकी देखभाल करनी पड़े। खाना पीना छत दे दूंगा, इससे ज़्यादा इसकी उम्मीद मत रखें। वैसे भी सिर्फ साल भर की तो बात है। वो जाकर अपना बैग एक कोने में रखते हुए कपड़े निकाल कर तैयार होने चला गया। शाम ढल रही थी। इस वक्त सभी सवेरा शरिया को छोड़ने एयरपोर्ट आए हुए थे। प्लेन कॉटन के हल्के नीले रंग के सादे से ट्राउज़र शर्ट में मलबूस किसी भी गैर आरइश व ज़बाइश के भी सवेरा का वजूद देखने वालों की निगाह को खैरा कर रहा था। इसके मेहंदी लगे दूधिया हाथ पैर सबकी तवज्जो खींच रहे थे। सादा से चमकते चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगी हुई थी। कमर तक आते काली सिया बालों की सादा सी चोटी बांधे शेरियार के पहलू में खड़ी थी। जेल से जमे हुए बाल, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक टाई में मलबूस शेरियार ने अपना कोट एक हाथ में डाला हुआ था। इसकी मजबूत कलाई में राडो की घड़ी चमक रही थी। कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए थे। वो अपनी सेक्रेटरी से अपने इस्तांबुल में मीटिंग का प्लान डिस्कस कर रहा था। शुरू में बस भी करो, फ्लाइट अनाउंस हो गई है। सलीम सामने से टोका। सबसे मिलकर सवेरा को साथ आने का इशारा करते हुए अपने मखसूस मकरूर अंदाज में अंदर बोर्डिंग के लिए चला गया।
वो दोनों प्लेन में बैठ चुके थे। सवेरा का ये पहला सफ़र था, इसे डर लगा था लेकिन इस दिन से वो अपनी फीलिंग शेयर करने से डर रही थी। तभी एक गैर मुल्की एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए उसकी सीट पर आई। मैम टेक ऑफ हो रहा है, आप सीट बेल्ट बाँध लें। सवेरे ना इस बात में सर हिला और बेल्ट बाँधने की कोशिश करने लगी लेकिन वो बेल्ट भी बार-बार इसके कँपकपाते हाथों से फिसल रही थी। तभी शेरिया ने इसकी जानिब देखा जो सीट बेल्ट से भी उलझी हुई थी। पीछे हटो वह संजीदगी से बोला। सवेरा दम साधे सीधी होकर बैठ गई। शेरिया ने झुक के इसकी सीट बेल्ट लगाई। ऐसे लगाते अब आगे मुझे शर्मिंदा मत करवाना। वो उसकी काली सी चमकदार आँखों में झाँकते हुए बोला। वो चुपचाप इस बात में सर हिलाकर रह गई। जैसे ही जहाज़ ने टेक ऑफ किया सवेरा की हलक से एक हल्की सी चीख लगी। इसने डर के मारे साथ बड़े शहरयार का हाथ थाम लिया। क्या बदतमीज़ी है! शहरयार ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया। तुम चीख क्यों रही? इंसानों की तरह सफ़र करो और अब एक लफ्ज़ ना निकले तुम्हारे हलक से कर्राया। शहरयार के साथ इस्तांबुल तक का सफ़र सवेरा की ज़िंदगी का एक कठिन तरीन सफ़र था। पूरे सफ़र में वो उसकी तनकीदी निगाहों का शिकार रही। प्लेन के एक लंबे सफ़र के बाद इस्तांबुल लैंड कर चुका था। यहाँ इनके 4 घंटे की ट्रांज़िट थी। शहरयार इसे लेकर वीआईपी वेटिंग लॉन्ज में पहुँचा। सुनो लड़की तुम इधर ही मेरा वेट करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। खबरदार जो इधर से हिली। वो इसे लॉन्च में बिठाकर लंबे-लंबे टंग भरता हुआ बाहर चला गया। इसने इस्तांबुल की फ्लैट इसलिए ली थी कि इसे अपनी कंपनी से मर्जर के डॉक्यूमेंट साइन करने थे। वो एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका था सवेरा को अकेला छोड़कर। वो आजकल बहुत खुश थी। शेरी दिन में कम से कम एक बार इसे ज़रूर राब्ता कर रहा था। आज सुबह से इसका मूड बहुत खुशगवार था। अभी वो गुनगुनाते हुए तैयार होती। इसका इरादा शेरी के घर जाके पौधों को पानी देने का था। सफ़ेद टखनों से ऊँची कैपरी पैंट और गुलाबी टॉप पहनकर इसने अपने सुनहरी बालों में ब्रश मारा और फ़ोन उठाती बाहर निकल आई। अभी गाड़ी स्टार्ट ही की थी, इसका फ़ोन बजने लगा। जॉनसन कॉलिंग। इसने एक नज़र बजते हुए फ़ोन पर डाली। एक गहरी सांस लेकर आराम से कार की सीट से पूँछ लगाकर फ़ोन रिसीव किया। हेलो फ्रेंड, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ कि किधर हो? मैं बस ऑफिस आया था। शहरयार ने इस्तांबुल से डॉक्यूमेंट भेजे, वो साइन करने थे। तुम्हारे फियांसे ने तो कमाल कर दिया है। शहरी तुर्की में है। वो बड़बड़ाई। हाँ क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता? जॉनसन ने पूछा। हम हाँ नहीं, वो रात को कुछ जिक्र तो किया था पर मैं नींद में थी। वैसे वो लंदन कब तक आ रहा है? अरवा ने हड़बड़ा कर बात संभलते हुए कहा। डोंट वरी अरवा, हो सकता है वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता हो। जॉनसन ने इसे तसल्ली दी। हाँ शायद। अरवा ने बुझे दिल से कहा। फ़ोन काट दिया। अब वो शहरयार को फ़ोन मिला रही थी। वो काफ़ी घुटनों से अकेली बैठी हुई शहरयार का इंतज़ार कर रही थी। इसे बचपन से शहरयार का नाम अपने नाम से जुड़ा देखा था। वो कभी-कभी ख्वाबों में खुद को सबसे दूर शहरयार के साथ बसता देखती थी, जहाँ ना फुफोती ना ही कोई इसे और ताने देने वाला। रात की तन्हाइयों में अक्सर अपनी बेबसी पे आँसू बहाते से शहरयार को सोचा था, पर वो तो शायद किसी और ही दुनिया का बासी था। इसने तो कभी भी इसके जिद को तसल्ली नहीं किया था। इसे तो शायद इल्म ही नहीं था कि एक बेवकूफ़ लड़की और बुज़दिल लड़की अपने दिल में बसाए हुए इसके पलटने का अपने अच्छे वक़्त का इंतज़ार कर रही है। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, सोचा भी कैसे कि आप कभी मुझसे मोहब्बत करेंगे। वो अपनी सोचों में गुम थी जब किसी ने उसकी शानों पे हाथ रखा। हेलो ब्यूटीफुल। अकेली हो। एक लंबा तिरंगा सफ़ेद फ़ॉर्म मर्द इसको घूर रहा था। वो वकील के ऑफिस से सारे डॉक्यूमेंट साइन करके इन्हें जॉनसन को फैक्स करने के बाद फारिग ही हुआ था कि इसका सेल फ़ोन बजने लगा। इसे फ़ोन पर नज़र दौड़ाई तो उर्वा कॉल कर रही थी। कानों में ब्लूटूथ लगा के इसने गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने का हुक्म दिया और फिर कॉल ली। हेलो, कहाँ हो तुम? अरवा ने छूटते हुए ही सवाल किया। मैं अपने काम से बाहर निकला हुआ। क्यों, खैरियत? शेरी सच बताओ किधर हो तुम? वो जॉनसन कह रहा था तुम इस्तांबुल में हो। हाँ, मैं ऑफिस के काम से इस्तांबुल आया हूँ। मैं इसमें कौन-सी बड़ी बात है? तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? ओह कम ऑन अरवा, तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं हो जो मैं तुम्हें अपना टाइम टेबल फिक्स किया करूँ। आइंदा मुझसे इस तरह बात-परोस मत करना। वो उलझा। अकेले हो समझो अकेला ही हूँ। व्हाट, कहीं तुम्हारे माँ-बाप ने ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी तो नहीं करवा दी किसी देसी गँवार से? वो चीख उठी। व्हाट रबिश, ये तुम्हें हुआ क्या है? किस तरह की बातें कर रही हो? क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा और मर्ज़ात पे कभी भी नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ कब वापस आ रहे हो? सच्ची आई एम मिसिंग यू अ लॉट। पता है जब तुम आओगे ना तो मैं एयरपोर्ट पर ही तुम्हें पिक करूँगी, फिर हम साथ घर चलेंगे। तुम्हें जी भर कर देखूँगी। वो कनखनाती आवाज़ में प्लान बना रही थी। उर्वा के चेहरे पे सोच की परछाइयाँ थी। श्री जान, उर्वा से आगे भी तो कुछ बोलो। मुझे आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। तुम ईज़ी रहो। जब फ्लाइट कन्फर्म करूँगा तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा। बातें करते-करते एयरपोर्ट आ गया था। इसने फ़ोन बंद किया और ड्राइवर को बिल पे करके लंबे-लंबे कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। एक लंबा तड़ंगा मर्द हाथ में कड़े गले में चैन लंबे सुनहरे बालों की पोनी बनाए सवेरा को खबासत से देख रहा था। हे ब्यूटीफुल, वो से करीब हुआ। तन्हा हूँ मैं, अभी अकेला हूँ आज, फिर क्या ख्याल है? वो आँख दबाते हुए बोला। इससे पहले वो सवेरा के मस्जिद करीब होता एक हाथ उसके शाने पे आकर रुका। एनी प्रॉब्लम मैन, ये मेरे साथ है। एक डिसेंट सा बामुश्किल 30 साल का मर्द खड़ा था। सॉरी मैन, मुझे लगा ये परी अकेले कई घंटों से अकेला बैठा था तो फ्रेंडशिप करने आ गया। अब पता चल गया तो निकलो यहाँ से, वो रूडली बोला। इसको टालने के बाद वो उसे ढेरी
बड़ी सहमी लड़की की तरफ मुड़ा, जो अपने हाथ मसलते हुए मुसलसल आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। हेलो मिसेस, इस अंग्रेज़ ने अपना हाथ मुसाफा किया, इस कामनी सी लड़की की तरफ बढ़ाया। वो इसे नज़रअंदाज करते हुए खड़ी हो गई थी। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया था तुम एशियन मुस्लिम गर्ल्स हाथ नहीं मिलाती हो। जा कहाँ रही हो? आओ बैठो, बातें करते हैं। वैसे बेबी तुम अकेली हो, तुम्हारे पेरेंट्स किधर हैं? ओबित लूसे से कहता हुआ उसके पास बैठ गया। सवेरा को इसका अंदाज ज़रा भी बराबर अच्छा नहीं लगा। इसने शेरियार की तलाश में चारों निगाह दौड़ाई पर वो कहीं नहीं था। मेरा नाम एंडी है, लंदन जा रहा हूँ। स्नो वाइट, तुम्हारा नाम क्या है? इसने बड़ी दिल से चेहरे की घबराहट को नोट किया। सवेरा शहरयार वो धीरे से बोली, अच्छा ये बता तुम कहाँ से आ रही हो, किधर जा रही हो? वैसे लगता है अकेले सफ़र कर रही हो और अकेला वो बंदा बोर हो जाता है। वो चुपचाप इस बात में सर हिलाती हुई मुसलसल इधर-उधर देख रही थी। तुमने बताया नहीं कि कहाँ जा रही हो? लंदन, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। व्हाट कोइंसिडेंट, मैं भी लंदन जा रहा हूँ, तुम भी। और पता है अगर हम सफ़र अच्छा हो तो सफ़र तेज़ी से गुज़रता है। सवेरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बैठी रही। क्या मैं तुम्हें कॉफ़ी की ऑफ़र कर सकता हूँ? वो पूछ रहा था। सवेरा की समझ में ये नहीं आता है किस तरह इस मुसीबत से जान छुड़ाए। नहीं प्लीज़, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी, आप जाएँ यहाँ से, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। वो थोड़ा मज़बूत लहज़े में बोली, हस्बैंड डोंट टेल मी, तुम मैरिड हो? और कैसा हस्बैंड तुम्हारा जो तुम्हारी जैसी सिंपल लड़की को अकेला छोड़कर ना जाने कहाँ है? एंडी हैरान हुआ, वो बस आते ही होंगे। सवेरा ने कहा। तभी से शीशे के पास से शहरयार नज़र आया। वो आ गए, अब आप चले जाएँ प्लीज़, वो बोली। एंडी ने इसकी नज़रों के ताकों में देखा। वो इंग्लैंड के मोस्ट वांटेड बैचलर बिज़नेस टाइकून शहरयार को पहचान चुका था। बेची मेरा कार्ड रख लो, तुम बहुत मासूम हो, अगर कभी भी किसी मुश्किल में पड़ो तो मुझे ज़रूर कॉल करना। वो जेब से विज़िटिंग कार्ड निकाल के उसके हाथ में थमाते हुए वहाँ से चला गया। सवेरा ने बेदिली से एक नज़र कार्ड पर डाली। डॉक्टर प्रोफ़ेसर एंथ्रो स्मिथ को क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। इसने कार्ड अपने पर्स में डाला और शहरिया का इंतज़ार करने लगी, जो इसी तरफ आ रहा था। चलो फ्लाइट अनाउंस हो गई है, इसने आते के साथ ही हुक्म दिया और सवेरा इसकी तकलीफ़ करते हुए बोर्डिंग के लिए बढ़ गई थी। प्लेन हेथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। सवेरा शेरिया के साथ-साथ चलने की भरपूर कोशिश कर रही थी। इमिग्रेशन काउंटर पर सवाल-जवाब के बाद शेरिया सवेरा को लेकर एयरपोर्ट के हाथे से बाहर निकला तो फ़ौरन इसे कहा बादरी ड्राइवर गाड़ी लिए सामने आया। गुड इवनिंग सर एंड मैम्स। ड्राइवर ने उतरकर सलाम करते हुए दोनों के लिए दरवाज़ा खोला। शेरिया ने सवेरे को बैठने का इशारा किया, खुद भी बैठकर दरवाज़ा बंद किया। गाड़ी तेज़ी से मुख्तलिफ रास्तों से गुजर रही थी। लंदन की भीगी शाम एक पुरसुकून सा मंज़र पेश कर रही थी। चारों जानिब सब्ज़ा ही सब्ज़ा, राह चलते हर रंग नस्ल के लोग। सवेरा अनबहा से बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी खूबसूरत फूलों से ढकी शानदार से मकान के बाहर रुकी। शहरियार खामोशी से गाड़ी से अपना सामान उतारकर सीधा अंदर चला गया। वो एक लम्हे को ड्राइवर के सामने सिपकी के एहसास से सुन से रह गई। तभी ड्राइवर का फ़ोन बजा। यस श्योर, यस श्योर सर मैम, आपका आपका लगेज। ड्राइवर ने इसका केस डिक्की में से बाहर निकाला। वो खामोशी से अपने सूटकेस को उठाने के लिए झुकी थी कि ड्राइवर ने सूटकेस उठाया। आइए मैम, आपको अंदर तक छोड़ दूँ। वो ड्राइवर की रहनुमाई में इस आलीशान इमारत में दाखिल हुआ। अंदर एक बड़े गोल कमरे में ड्राइवर ने इसका सूटकेस रखा और ताज़्ज़ुब से वजह लाते हुए बाहर चला गया। घर के आता एक नया शीशा सा बना महल था। ऑफ वाइट कम्युनिकेशन का कीमती फर्नीचर, महंगी पेंटिंग से सजी दीवारें। एक बड़ी दीवार पर शहरयार की तस्वीर लगी हुई थी। स्क्वाश, पोलो ग्राउंड, यूनिवर्सिटी और कई शील्ड लेती हुई तस्वीरें थी। ये तो इसे मालूम था कि शहरयार एक बहुत ही जीनियस और लायक, अपने इरादों में अटल कतई फैसला करने वाला नेचर का मालिक है। इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी लियाकत के झंडे गाड़े थे, जिसकी खबरें बाबा साहब सबको देते रहते थे। वो दौरे हाजिर थे, मगर इससे ताल्लुक हरगिज़ नहीं थे। शहरयार घर के अंदर दाखिल हुआ, पीछे मुड़कर देखा तो सवेरा साथ नहीं थी। अब क्या मैडम को इनविटेशन देना पड़ेगा? वो झंझलाया और अपने कमरे की तरफ जाने बढ़ा। इसने अपने कमरे में आकर सुकून का सांस लिया, फिर फ़ोन निकालकर ड्राइवर को सवेरा को अंदर लाने का हुक्म देकर फ़ोन बेड पर उछालते हुए कैबिन की जानिब आरामदायक लिबास निकालने के लिए बढ़ा। शावर लेकर रिलैक्स होकर वो डिनर का इरादा करते हुए बाहर निकला तो सवेरा को चुपचाप सूटकेस को कोने पे रख के सोफे पे बैठा देखकर चौंक गया। इस मुसीबत को तो वो भूल ही चुका था। तुम अभी तक इधर ही हो, चेंज भी नहीं किया? वो उसके सर पे खड़ा हो पूछ रहा था। वो मैं वर्ड की। देखो लड़की, वो सामने बाएँ तरफ गेस्ट रूम है, आज से वो तुम्हारा कमरा है। जाओ अपना सामान इधर रखो। शहरिया ने इसे गेस्ट रूम का रास्ता दिखाया। वो पसबंदगी से सामान उठाकर इसके बताए हुए कमरे की जानिब बढ़ी। वो कमरा भी इस मकान की तरह आलीशान था। अब जो भी था, इसे न जाने कितने अरसे तक इस घर में, जिसकी वो मालकिन थी, मेहमान बनकर रहना था। इसने अपना सूटकेस खोला, सामने इसकी यूनिवर्सिटी के दाखिले के कागज़ात रखे हुए थे। इसने इन पेपर्स को निकाला, इसकी आँखें इन्हें देखकर जगमगा रही थी। मिस सवेरा फारूक, फर्स्ट ईयर मेडिसिन, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन।
ये था इसके अच्छे मुस्तकबिल का दरवाज़ा जो ताया साई ने खोला था। इसने कागज़ चुमकर वापस रखे और हल्के सब्ज़ रंग का कुर्ता सफ़ेद पजामा निकाल कर शावर लेने चली गई। शहरियार इटालियन स्टाइल किचन में खड़ा पास्ता बना रहा था। अभी सब्ज़ी और मैट फ्राई करने ही रखा था कि इसका फ़ोन बज उठा। उर्वा का नाम जगमगा रहा था। इसने फ़ोन ऑफ़ किया और पास्ता मिक्स करके टेबल पर रखा और डिनर करने लगा। खाने से फ़ारिग होकर वो उठा। इसका रुख गेस्ट रूम की तरफ था। जो भी था सवेरा इसकी कज़न थी। इसके प्यारे चाचू की इकलौती बेटी थी। वो इसकी मदद करना चाहता था लेकिन एक कज़न के लिहाज़ से वो नहीं चाहता था कि सवेरा इससे कोई उम्मीदें वाबस्ता करे। वो हल्के से नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। वो शायद इस वक़्त शावर लेकर बाहर निकली थी। बिना दुपट्टे के इसके वजूद की सारी दिलकशी नुमाया थी। लंबे सियाह चमकदार गीले बाल इसकी नाज़ुक कमर पर किसी आबशार की तरह छाए हुए थे। हल्के सब्ज़ लिबास में इसकी गोरी गोरी रंगत चमक रही थी और इस्लामाबादी दिलकश कर रही थी कि अगर वो सवेरा की बजाय कोई और लड़की होती तो इसने इसी वक़्त प्रपोज़ कर देना था। ये क्या मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे मुकाबले में एक बच्ची है। खुद को ज़रज़िज़ करते हुए उसने सर झटका और ज़ोर से खंगारते हुए सवेरा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। सवेरा जो एक तवील गर्म शावर लेकर खुद को फ्रेश महसूस करती हुए अपने बाल सुलझाने का सोच रही थी, मर्दाना खनखनाने की आवाज़ सुनकर चौंक गई। तेज़ी से मुड़ी तो दरवाज़े में खड़े शहरयार को देखकर चौंक गई। इसकी नज़रें खुद पर जमी देखकर इसे एहसास हुआ कि वो दुपट्टे के बगैर खड़ी है। इसका चेहरा तेज़ी से सुर्ख हुआ। इसने पलटकर बेड पर से दुपट्टे को उठाकर अपने वजूद के गिर लिपटा। शहरयार इसकी बुखलाहट और चेहरे पर झलकते हुए सुर्ख रंग को बखोर देता कमरे की दवस में पीछे सोफ़े से हट के पास आकर रुका। "बैठो, मुझे तुमसे कुछ अहम बातें करनी है।" वो एक सोफ़े पे बैठता हुआ बोला। सवेरा झिझकते हुए नज़रें झुकाए सोफ़े पे आकर बैठ गई। "तुम अच्छी तरह जानती हो ये बेजोड़ रिश्ता एक मजबूरी के सिवा कुछ नहीं है और अब हमें 1 साल तक इकट्ठे रहना तो बेहतर है कुछ बातें अभी तय कर लें।" शेरगिल ने बात का आगाज़ किया। "जी।" सवेरा ने इस बात में सर हिलाया। "तुम मुझसे, मेरे दोस्त अहबाब से, सबसे दूर रहोगी। अगर कभी किसी से सामना हो भी गया तो मैं तुम्हें अपनी कज़न कहकर मुतरफ़िक कराऊँगा। तुम भूले से भी हमारे सो कॉल्ड रिश्ते का किसी से भी ज़िक्र नहीं करोगी, अंडरस्टैंड?" वो उसकी सेहत चमकती आँखों में झाँकते हुए पूछ रहा था। "जी।" सवेरा ने तेज़ी से इस बात में सर हिलाया। "देखो लड़की, तुम जानती हो कि हमारी शादी एक मुआहदे के तहत हुई है। तुम आराम से इधर रहो। चाहो तो अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दो, खुद को मज़बूत बनाओ। जैसे ही हालात साज़गार होते हैं, हमारे रास्ते अलग हो जाने हैं, लेकिन तुम अपनी तालीम मुकम्मल होने तक मुझ पर इन्हिसार कर सकती हो। मुझे तुमसे हमदर्दी है, यकीन मानो मुझे तुम पर तरस आता है कि किस तरह तुम एक डमी की तरह रहती हो जिसे वहाँ जहाँ बिठाया बैठ गई, जो कहा मान लिया। खुद को बदलो। हाँ, मैं हर वक़्त घर में नहीं होता। तुम ड्राइवर के साथ आस-पास के रास्ते समझ लो। कुछ खाने-पीने का दिल चाहे तो किचन में जाकर बनाकर खा सकती हो।" वो उठ खड़ा हुआ और लंबे-लंबे कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। शरिया सवेरा को गए 2 दिन हो चुके थे। शरिया ने बस अपने पहुँचने की इत्तला दी थी, सवेरा से बात नहीं करवाई थी। रुखसार काफ़ी देर से शरिया को फ़ोन मिला रही थी, पर फ़ोन तक के मिलकर ही नहीं दे रहा था। शया अभी भी हो सकता है इतने लंबे सफ़र के बाद वो थक कर सो गया हो। शाबाश है रुखसार, इधर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ब्लड प्रेशर ने अलग नास मारा हुआ है और ये एक हमारी बहू बेगम दुश्मनों को फ़ोन मिलाने में लगी हुई है। फरज़ाना ने अंदर आते साथ ही रुखसार की क्लास ली। फरज़ाना बस करो, क्यों बच्ची के पीछे पड़ी हो, पर हर चीज़ की एक हद होती है। ऐसा ना हो कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। शाह बीबी ने संजीदगी से टोका। शाह बीबी, मुझे तो लगता है नहीं कि आप मेरी सगी माँ हैं। हर वक़्त इसे मनु सवेरा के लिए तड़पती रहती है। कभी तो मेरे लिए भी कुछ सोच लिया करें। अकरम की टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। देखना मैं ऐसी किसी दिन चल बसूँगी। खुदा का खौफ करो फरज़ाना, कैसी बातें करती हो? अब तो अकरम की तबीयत भी ठीक है। शाह बीबी, मेरा बेटा बेऔलाद है। मैं अब अपने पोते को खिलाना चाहती हूँ, दादी बनना चाहती हूँ। दोनों बच्चे नॉर्मल, जब अल्लाह करम करेगा तो औलाद भी हो जाएगी। शाह बीबी ने रसान से जाते हुए कहा। सुना है विलायत में बेऔलादी का इलाज अच्छा होता है। फरज़ाना यारी से बोली। सवेरा की आँख खुली तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। वो कुछ देर गायब दिमागी से लेटी रही, फिर इसे या ख़्याल आया कि वो अब शहरयार के घर में थी। रात शा यानी से पढ़ाई शुरू करने का मशवरा देता अपनी मदद ऑफ़र की थी, पर इनकी रिश्ते की नफ़ी करके जो भी था इसने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। मनु उसने ही कहा था। रात में वो खाना खाए बगैर सो गई थी। अब वो भूख से इसकी बुरी हालत थी। वो आँखें मसलती उठी, पर ये इसकी नई ज़िंदगी का पहला दिन था। वो हिम्मत करके मुँह हाथ धोकर बाल समेटती दुपट्टा ओढ़कर कमरे से बाहर निकली। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। उसने दीवार पर नसब घड़ी में वक़्त देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। वो झिझकिचाते हुए इधर-उधर देखती आगे बढ़ी। लॉन्च के साथ एक निहायत खूबसूरत बड़ा-सा इटालियन किचन था। वो अंदर आई, फ्रिज खोला, सारे कैबिनेट चेक किए, सिवाय ब्रेड, अंडे, दूध, जूस, रेड बुल, एनर्जी ड्रिंक्स और कैन के फूड के कुछ भी नहीं था। अभी वो खड़ी सोच रही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ गूंजी। थोड़ी देर में ट्रैक सूट में मलबूस पसीने-पसीने हुआ, माथे पे बिखरे बाल लिए शहरयार किचन में दाखिल हुआ। वो शायद जॉगिंग कर आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, सवेरा ने धीमे से सलाम किया। इसने किचन में आकर सर हिलाते हुए सवेरा के सलाम का जवाब दिया और फ्रिज से जूस निकाल कर ग्लास में डोला।
सवेरा और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। सवेरा ने इसके जाने के बाद इत्मीनान का सांस लिया और नाश्ते की तैयारी शुरू की। प्याज, धनिया, टमाटर इस किचन में कुछ भी नहीं था। ऐसे अंडे फ्राई किए तो सेंक मक्खन निकाल कर ही रखा था कि इसे नक्शे से तैयार खुशबू बिखरता हुआ शहरयार किचन में आया। सवेरा ने ट्रे से इसकी जानिब बढ़ाई। शहरयार कहाँ नाश्ते का आदी था। इसका मामूल तो ब्लैक कॉफ़ी और मफन के नाश्ते का था, पर इसने पहले ही दिन टोकना मुनासिब न समझा और चुपचाप नाश्ता करने लगा। सुनो, 9 बजे तक मेरी सेक्रेटरी ऐना आएगी, तुम इसके साथ जाकर अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो और ये पैसे रख लो, अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेना। मैं नहीं चाहता मेरे मुलाज़िम घर में तुम जैसे म्यूज़ियम में रखने वाले मुजस्समे को देखे अपना मेकअप ओवर करो और ऐना के साथ जाकर स्कूल वगैरह की मालूमात लो। वो नोटों की एक बड़ी गड्डी मेज़ पर रख कर इसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर चला गया। वो चाहते हुए भी इसे नहीं बता सकी इसका बैंक अकाउंट तो आयशा ने पहले ही खुलवा चुके हैं और वो स्कूल नहीं यूनिवर्सिटी जाएगी, जिसमें इसका दाखिला भी मेरिट की बुनियाद पर मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो चुका है। वो सवेरा को एक ठीक-ठाक रकम देकर घर से निकल आया था। अब इसका रुख अपने ऑफ़िस की तरफ था। ऑफ़िस पहुँचकर इसने सारी पेंडिंग फ़ाइल्स चेक करने के लिए मँगवाई। अभी फ़ाइल चेक ही करते इसका फ़ोन बज उठा। उर्वा कॉलिंग, इसने कुछ सोचते ही वो फ़ोन उठाया। हेलो शेरी, किधर हो, कब आ रहे हो? उर्वा ने छूटते ही सवाल की भरमार कर दी। रिलैक्स अरवा, मैं वापस आ चुका हूँ। इसने एक जुमले में सारे सवाल का जवाब दिया। क्या शेरी, तुम वापस आ गए और मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा? वो शॉक्ड हुई। इसमें ऐसी ख़ास बात क्या थी? इनफैक्ट आज मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला था कि तुमने कॉल कर ली। पता है शेरी, कभी-कभी मुझे लगता है जैसे तुम्हें ज़रा-भरा बराबर मेरी परवाह नहीं। शायद मेरा वजूद तुम्हारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखता। उर्वा ने अफ़सरदगी से कहा। उर्वा तुम अच्छी तरह जानती हो प्यार, इश्क, मोहब्बत ये सब मेरे नज़दीक ख़ुराफ़ात है और कम ऑन बेबी, बेबी प्रैक्टिकल। अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो आज हम साथ नहीं होते। हम साथ कब हैं शेरी? वो तो मैं ही पीछे पड़ी रहती हूँ, वरना तुम तो किसी और ही दुनिया के बासी लगते हो। देखो, आखिरी बार समझा रहा हूँ, जज़्बे किसी ज़हर के मोहताज नहीं होते। जब साथ रहेंगे तो जज़्बे भी अपना आप मनवा लेंगे। वक़्त से पहले कुछ अच्छा नहीं लगता। इसने खौफ़ से जवाब दिया। अच्छा फिर मैं आ रही हूँ, लंच पर चलते हैं। अभी तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, सर को जाने की फ़ुर्सत नहीं है। ऐसा करो, डिनर पर मिलते हैं। वो रेस्टोरेंट का नाम बताते हुए बोला। गोली मारो रेस्टोरेंट को, इधर प्राइवेसी नहीं होती। मैं बस रात में तुम्हारे घर आ रही हूँ, मिलकर डिनर करते हैं। तुम्हारा फ़ेवरेट चाइनीज़ ऑर्डर करेंगे। फैसला कुल लहजे में बोली। ओके डन, डिनर एट अ नाइट। वो सीट की पुश से टेक लगाते हुए बोला। वो शहरयार के जाने के बाद किचन समेट कर तैयार होने चली गई। ठीक 1 घंटे बाद इतलाई घंटा बजाकर शॉर्ट सफ़ेद स्कर्ट और पिंक कलर स्लीवलेस ब्लाउज़ में मलबूस हाई पेंसिल हील्स में टिक-टक करती ऐना अंदर दाखिल हुई। सवेरा ने जब मुश्किल 25 साल की मॉडर्न सी सुनहरे बालों वाली नीली आँखें और सफ़ेद रंगत वाली ऐना को देखा तो एक लम्हे को दंग रह गई। इतना हुस्न तो वो भी बेहिजाब इनके साथ काम करता है। हाय क्यूट गर्ल, मेरा नाम ऐना है, मुझे सर शहरयार ने भेजा है। क्या तुम इनकी कज़न सवेरा हो? वो बड़े इश्तियाक से देख रही थी। काली सियाह चमकदार बड़ी-बड़ी आँखें, गुलाबी रंगत ट्राउज़र पे कुर्ता पहने, एक हाथ में घड़ी और लंबे सियाह बालों की चुटिया बनाए सवेरा अपनी ज़िंदगी में कमाल लग रही थी, बिल्कुल एक तरोताज़ा फूल की तरह। जी मिस, मैं ही सवेरा हूँ। सवेरा इससे इम्प्रेस होकर बोली। ओके सवेरा मैम, लेट्स गो। मैं आपको शॉपिंग सेंटर के नज़दीकी मॉल और स्कूल दिखा देती हूँ, इसके बाद बैंक चलेंगे। आप प्लीज़ मुझे मैम मत कहें, सवेरा ने कहा। बट मैम, आप सर की रिश्तेदार हैं, वो नाराज़ होंगे। ऐना इस छोटी-सी लड़की को बखौर देखते हुए बोली। आप वेट करें, मैं बस अभी आई। सवेरा तेज़ी से किचन में आई, मिल्कशेक बनाकर नफ़ासत से बड़े ट्रे में रखकर ऐना के पास आई। आप ये शेक लीजिए, मैं बस 2 मिनट में स्कार्फ़ लेकर आई। है ना, हैरान से इसको देख रही थी। इन ममालिक में मेहमान नवाज़ी तो जैसे नापी थी और ये बॉस की कज़न एक एम्प्लॉयी को शेक पिला रही थी। थोड़ी देर में अरबिक स्टाइल में सर पे से हम आहा स्कार्फ़ पहने, कंधे पर पर्स डाले सवेरा अंदर दाखिल हुई। चले मैं रेडी हूँ, उसने आकर कहा। ऐना ने खाली गिलास मेज़ पर रखा और खड़ी हो गई। सवेरा तेज़ी से गिलास किचन में रख कर आई। लेट्स गो मैम, ऐना गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोली। वो दोनों बाहर निकल आई थी। बहुत ही पुरफ़िज़ा माहौल था, हवा में ठंडक बसी हुई थी। ऊपर से सूरज बादलों के साथ आँख मचोली कर रहा था। मौसम कितना खुशगवार है ना? वो सवेरा के मुँह से निकला। यस मैम। ऐना जी प्लीज़ मुझे सवेरा सवेरा कहें। अब अगर आपने मैम कहा तो मैं वापस चली जाऊँगी। ऐना ने दिलचस्पी से इस सादा-सी खूबसूरत एशियन ब्यूटी को देखा जो उम्र में बामुश्किल 16-17 बरस की थी। इस वक़्त इसके गुलाबी चेहरे पे खुशी के असरात थे। ओके सवेरा फ्रेंड्स, ऐना ने अपना हाथ बढ़ाया। यस प्लीज़, सवेरा ने चमकती आँखों से इसका हाथ थाम लिया। ये इसकी 17 साला ज़िंदगी में पहली दोस्त बन रही थी। चलो वॉक करके तुम्हें करीब के रास्ते समझा देती हूँ। ऐना ने इसका हाथ थाम लिया। ये लंदन है, दुनिया का कदीम तरीन शहर। लंदन 2000 साल से भी पुराना शहर है और ये दरियाए थेम्स के दोनों तरफ बसा है। इसकी दाग बेल रोमन ने डाली थी और इसका नाम लंधेमेनम रखा था।
लंदन सिर्फ तारीखी एतबार से नहीं बल्कि सकाफ़ाती, तहज़ीबी और माशी और हवादारी, आज़ारी और वक़ार के लिए भी दुनिया का एक बेहतरीन शहर माना जाता है ना? बड़े मज़े से इसे लंदन की तारीख़ बताती है, आस-पास के इलाके से मुतारफ़ कराती है, बस स्टॉप से वग़ैरह सारे रास्ते अज़बर करवा रही थी। चलो सवेरा, अब रास्ते तो तुमने देख लिए, अब मैं तुम्हें इधर के हाई स्कूल में दिखाती हूँ। अभी एडमिन ऑफ़िस खुलेगा होगा तो तुम्हारे एडमिशन की बात कर लेंगे। ऐना ने कहा, वो ऐना मुझे हाई स्कूल नहीं जाना। हाई स्कूल क्यों नहीं जाना? मगर सर ने तो ऑर्डर देके तुम्हारा एडमिशन करवाने के साथ ही एक बड़ी रकम का चेक भी दिया है स्कूल डोनेशन के लिए। ऐना उलझी, जाना है लेकिन स्कूल नहीं बल्कि क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी, वो भी क्वीन मैरी। सवेरा डार्लिंग, इस यूनिवर्सिटी में दाखिला बहुत मुश्किल से होता है और एनएसएस में मेरा एडमिशन हो चुका है, इनफैक्ट फ़ीस भी अदा की जा चुकी है। बस मुझे कैंपस देखना और क्लासेस का पता करना है। सवेरा इसकी बात करते हुए बोली। वो दोनों यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा चुकी थी, अब ऐना इसे घर वापस छोड़ने जा रही थी। एनएसएस क्या यहाँ कोई पाकिस्तानी शॉप है? सवेरा ने सवाल किया। एशियन स्टोर्स तो बहुत है, क्यों तुम्हें कुछ चाहिए क्या? थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी है, अगर आप बुरा ना माने तो। हिचकिचाई। वो आज सुबह से ही बहुत पुरजोश थी। शहरयार ने इसे रात डिनर पर इनवाइट किया था। इस वक्त वो शहर के एक मशहूर मारूफ डिज़ाइनर शॉप में मौजूद अपने लिए ड्रेस तलाश कर रही थी। कई घंटों की ख्वारी के बाद आखिर एक लिबास पसंद आ ही गया था। सफ़ेद स्लीवलेस ब्लाउज जिस पर मल्टी शेड कढ़ाई थी, जिस साथ ही ब्लैक शॉर्ट्स स्कर्ट। वाह! ये शहरी मुझे जब इस लिबास में देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। इसने फ़ख्र से सोचा। इसने टॉप को खुद से लगाकर आईने में देखा, ब्यूटीफुल। पीछे से जॉनसन का अक्स आईने में बढ़ता हुआ नज़र आया। वो तेज़ी से मुड़ी। जॉनसन, तुम इधर? बस यस स्वीट गर्ल, शॉपिंग पर आया था कि तुम पर नज़र आ गई। वैसे ये ड्रेस कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं है, आओ आज मेरी पसंद से ड्रेस लो। वो इसके हाथ से टॉप स्कर्ट लेकर सेल गर्ल को पकड़ाते हुए बोला। जॉनसन इतना प्यारा तो है, वो गुस्सा दबाते हुए बोली। नहीं, इसमें तुम्हारे वजूद की खूबसूरती नुमाया होगी जो मुझे गवारा नहीं। वो सख्ती से बोला। उर्वा की तो 14 तपक रोशन हो गई। अंग्रेज़ की औलाद खामख़ा इस पर अपना हक जता रहा था। जॉनसन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे अपनी लाइफ़ में इंटरफेरेंस पसंद नहीं, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ? अवे फ्रॉम मी। वो तब कर बोली। मेरे ख़्याल से हम अच्छे दोस्त हैं, अब तुम अपने नन्हे से दिमाग पर ज़ोर मत डालो। वो इसका हाथ पकड़ कर आगे बढ़ते हुए बोला। तुम बहुत बुरे हो, वो ख़फ़ी से बोली, और तुम बहुत खूबसूरत, मेरा मतलब अच्छी दोस्त हो। इट्स यू, मेरी तारीफ़ कर रहे हो। लास्ट टाइम डिनर पर तो मज़ाक उड़ा रहे थे। वो इसे बातों में उलझा हुआ एक डिस्प्ले के पास रुका। हल्के सब्ज़ रंग की खूबसूरत सी मैक्सी थी। इसने सेल्स गर्ल को इशारा किया, मैडम के साइज़ का निकलवाएँ। सेल्स गर्ल हैंगर में लिबास लिए पास आई। उर्वा, ये इवनिंग ड्रेस ट्राई करो। इसने उर्वा को इशारा किया। उर्वा ने एक नज़र मैक्सी पर डाली जो निहायत ही पेशकीमत थी, और अंदर ट्रायल रूम की तरफ बढ़ी। जॉनसन सिगार सुलगाए फ़ोन पर बात करते हुए उर्वा का वेट कर रहा था। जब वो सामने से आती हुई नज़र आई, सब्ज़ लिबास से इसकी आँखों से मैल खा रहा था। सुनहरे बालों के हाले में सरमा की धूप से दमकता रूप लिए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? उर्वा ने पास आकर इसे टोका। ये लिबास तुम पर बहुत जच रहा है, तुम चेंज करो, मैं तब तक पेमेंट करता हूँ। मेरा ड्रेस तुम क्यों है मेरा ड्रेस तुम क्यों है करोगे? वैसे तुम्हें पता भी है कि मैं ये ड्रेस क्यों ले रही हूँ। आई थिंक एक जेंटलमैन के होते हुए लेडी पेमेंट करे, ये मुझे मंज़ूर नहीं। बाकी ये मेरी तरफ से एक प्यारी-सी दोस्त को गिफ्ट है। बस अब तुम जल्दी से एक अपनी जैसी क्यूट सी एशियन गर्ल मुझे ढूँढ कर दो। मेरी जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती जॉनसन, बट सॉरी, मैं तो बुक हूँ शेरी के साथ। वो खिलखिलाकर हँस पड़ी। पूरा दिन नैना के साथ गुज़ार कर वह लाल ग्रोसरी स्टोर से कुछ खाने-पीने का सामान लेती हुई कमरे म कमरे वा क घर से वापस आ गई थी। ओके स्वीटी, तुम अपना ख़्याल रखना, अगर कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। ऐना प्यार से उसकी गाल को चूमते हुए बोली। सवेरा ने इस बात में सर हिलाया। इसकी आँखों में तशव्वुर के आँसू थे। भला आज से पहले कभी किसी ने इतने प्यार, इतनी मोहब्बत से बात की थी? आज वो बहुत खुश थी। इसे अपने चारों जानिब रंग ही रंग बिखरे नज़र आ रहे थे। वो अपने ख्वाबों की जागती आँखों से ताबीर देख रही थी। ठीक 1 वीक बाद इसकी मेडिकल की क्लासेस शुरू होने वाली थी। वो बहुत पुरुम्मीद थी। बैंक, यूनिवर्सिटी, बस स्टॉप, एक-एक चीज़ वो देख कर आई थी। इधर के मौसम के लिहाज से कुछ गर्म कपड़ों की शॉपिंग भी की थी, जिसमें ऐना ने इसकी बहुत मदद की थी। अब इस वक़्त सारे शॉपर्स अपने कमरे में रखने के बाद अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाए आस्तीनों पर किए किचन में खड़ी चिकन कढ़ाई बना रही थी। तब माना कि तन्हाई का एहसास था, लेकिन दिल खुश था। ये घर इसे अपना-अपना सा लग रहा था। इधर कोई भी इसे मनहूस कहने वाला, बुरा-भला कहने वाला नहीं था। शायद इन्हें ये देसी खाने पसंद ना हो, लेकिन क्या मुझे इनके लिए भी कुछ बनाना चाहिए? चमचे हिलाते हुए उसने सोचा। शरीर आप इतने बुरे भी नहीं है जिस तरह आप मुझे अपने घर रख रहे हैं, बढ़ने का मौका दे रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द ये सान उतार दूँगी। वो नाज़ुक सी कोमल सी लड़की बहुत खुश थी।
वो अच्छी-खासी रैश ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइवर को उसने छुट्टी दे दी थी। आज का पूरा दिन पेंडिंग काम निपटाते हुए गुज़रा था। अब वो जल्द से जल्द घर पहुँच के आराम करना चाह रहा था। अभी गाड़ी मेन रोड से घर के सड़क की तरफ मोड़ी थी कि डैशबोर्ड पर रखा इसका सेल फ़ोन बजने लगा। गाड़ी साइड पे रोका, इसने नंबर देखा, शाह बीबी। इसे अपनी थकन लम्हों में गायब होती महसूस हुई। ज़िंदगी में कुछ लोग अपना अलग मुकाम रखते हैं, जिनके बगैर ज़िंदगी अधूरी-सी लगती है, जिनसे जुड़ा रिश्ता, ताल्लुक हर शय से बालातर होता है। शाह बीबी भी शहरयार की ज़िंदगी में ऐसा ही मुकाम और मर्तबा रखती थी। इन्हीं की वजह से आज वो अपनी ज़िद छोड़कर सवेरा को साथ लाने पे मजबूर हुआ था। अस्सलाम वालेकुम शाह बीबी। वालेकुम सलाम शेरू बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ शाह बीबी, आप बताएँ आप कैसी हैं? बाबा साईं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और सलीम भी ठीक है। तुमने सवेरा को कबूल किया, इज़्ज़त दी, अब बस अब कोई फ़िक्र नहीं। शाह बीबी, अभी कबूल करने के लिए आपने एक साय का टाइम दिया, ये याद रखिएगा। शेरू बच्चे सब याद है। अच्छा ये बताओ तुम्हें सवेरा कैसी लगी? अच्छी लड़की है और देखना बहुत अच्छी फर्माबरदार बीवी साबित होगी। अच्छा जब से वो गई है एक बार भी बात नहीं हुई, ज़रा इसे फ़ोन तो दो। शाह बीबी ने हुक्म दिया। शाह बीबी मैं अभी बाहर हूँ, घर जाकर आपकी बात करवाता हूँ। इसने अदब से कहा, अभी 2 दिन भी नहीं हुआ और तुम इसे घर में अकेला छोड़कर खुद बाहर फिर रहे हो, ये याद रखो शाह, पूरा 1 साल तुमने इसे बीवी बनाकर रखने का वादा किया था। शाह बीबी अब क्या ऑफ़िस भी से लेकर जाओ, मर्द हूँ, कारोबार के हज़ारों काम होते हैं, मिलना-मिलाना होता है। अब हर वक़्त तो इसके पल्लू से बंधा नहीं रह सकता ना। आप फ़िक्र मत करें, आपकी लाडली ठीक है। ठीक है, आज से बात करवा देना, अपना ख़्याल भी रखना। शाह बीबी ने बात ख़त्म की, इसने फ़ोन वापस डैशबोर्ड पे रखा और तेज़ी से गाड़ी दौड़ाता हुआ घर की तरफ मुड़ा। शहरियार गाड़ी लॉक करता हुआ तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हुआ तो इसे किचन की लाइट जलती हुई नज़र आई। अंदर से खटर-पट की आवाज़ आ रही थी और खाने की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू पूरे किचन में फैली हुई थी। वो किचन के काउंटर तक आया, सामने गुलाबी लिबास में बदबू से वह बड़े अनमाक से पतीली में चम्मच हिला रही थी। इसकी नज़र इसके गुलाबी चेहरे पे उठी और एक लम्हे को जम सी गई। कुछ लम्हे बिना पलके झपके उसे देखता रहा, जो बड़े ही मगन अंदाज में खाना पका रही थी। बालों का ऊँचा जूड़ा बनाया हुआ था, जिससे इसकी नाजुक सी गर्दन और वाज़िह हो रही थी। ये मोहतरमा इधर इतने आराम से और इधर घरवालों ने फ़ोन करके दिमाग खा लिया है। इसने जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और ज़ोर से रैक पर रखी। जो बड़े आराम से काम में मगन थी, चाबियों की खनक से चौंक उठी तो सामने शरिया चाबी और अपना ब्रीफ़केस रैक पे रख दिया। इसने ख़फ़ीफ़ से होते अपना दुपट्टा सर पे रखा। अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए? सवेरे ने से सलाम किया। वालेकुम सलाम, वो रूखेपन से जवाब देता अपने कमरे की जानिब चला गया। सवेरे ने चिकन कढ़ाई का बर्नर बंद किया और ट्रे में पानी का गिलास नफ़ासे से रखकर इसके कमरे के दरवाज़े पे नॉक किया। यस कम इन। वो झिझकते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ये पानी इसकी ने ट्रे बढ़ाई। थैंक्स, वो गिलास उठाते हुए बोला। खाना लाऊँ आपके लिए? वो सादगी से पूछी थी। नहीं, अभी कॉफ़ी ले आओ, वो ना चाहते हुए भी कह उठा। वो इस बात में सर हिलाती हुई चली गई। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, आफ्टर ऑल वो मेरी कज़न भी तो है, 1 साल की तो बात है, खामख़ा टेंशन क्रिएट करने से क्या होगा? इसे सर झटका, पानी का गिलास रखकर शॉवर लेने के लिए उठ गया। सवेरा ने जल्दी से कॉफ़ी मेकर ऑन किया और साथ-साथ थोड़े से चावल उबालने लगी। इसे ये भी डर था कहीं शहरिया इसके इस तरह ग्रोसरी करने और खाने पकाने पे नाराज़ ना हो जाए, जिस तरह वो रुक के अंदाज़ में सलाम का जवाब देकर अंदर गया था। वो गुमसुम सी हो गई थी, लेकिन अब इसने इसके हाथ से पानी लिया और कॉफ़ी का भी कहा था। ये हौसला बढ़ा रहे थे। वो कॉफ़ी तैयार करके किसी कमरे में रख आई थी। अब डिनर फाइनल कर रही थी कि बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ धीमी पेंसिल हील की टिक-टिक से अंदर आती हुई लगी। शायद ये ऐना, मगर इसने दरवाज़ा कैसे खोला? सवेरा अपने हाथ साफ़ करती हुई किचन से निकली।